वो उसको ज़्यादा स्ट्रगल्स देता है जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रगल से झेलने की हिम्मत होती है, ज़्यादा काबिलियत। तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तो मेरा नहीं। तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तो मेरा नहीं है। तो या तो दिखावा है तेरी ये नफरत, या देने वाला ही सच्चा नहीं। अरे यार, हाय माई सेल्फ शिल्पा सोनोने, नैरेटिव नोट्स पे आपका स्वागत है। सो आज का टॉपिक है आजकल का लव। सो हमारे फर्स्ट एपिसोड की गेस्ट है श्वेता सिंह। नैरेटिव नोट्स पे आपका स्वागत है श्वेता जी। थैंक यू सो मच शिल्पा, ब्यूटीफुल रैप्स। थैंक यू। फिर हम आपके शायरी से स्टार्ट करते हैं। कौन सी वाली सुने मैं? ठीक, मतलब प्यार पे शायरी। प्यार भी आते हैं ना, जैसे कि सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं कि प्यार क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम तो मन में धुनी रमाए, करे है खेला रास रचाए, दिल मिचलाए जी घबराए, डोर ये उलझी उलझी उलझी, डोर ये उलझी उलझी जाए, वो प्रेम कहाँ जो समझ में आए। वाह, वेरी नाइस। ओके, तो वैसे कि प्यार की सबके लिए अपनी अपनी अलग डेफिनेशन है, सबकी अलग परिभाषा है। तो आपके लिए प्यार क्या है? एक्चुअल व्हाट इज? यार एक्चुअली ये एक सवाल ना मेरे एक दोस्त ने भी मुझसे पूछा था Okay. कि हाउ डू यू नो कि मैं ठीक है, यही है वो इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी इंसान से ऐसे बात कर पाऊंगी जैसे मैं खुद से बात कर पाती हूँ, तो आई गेस देन आई नो कि ही इज़ द वन। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना किसी से, हम फिल्टर्स लगा देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा शुगर कोट कर देते हैं। अगर मैं बोलना है कि बिल्कुल घटिया आदमी है, हम बोलते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, लाइक यू अंडरस्टैंड। लेकिन हम खुद से तो सच्चे रहते हैं ना, खुद से तो कैसे ही पर्दा रखेंगे, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम किसी इंसान से ऐसे बात कर पाओ जैसे तुम खुद से बात कर पाते हो, तो आई थिंक दैट्स लव। वेरी ट्रू। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि जो लॉयल लड़कियां होती है, मतलब सब लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती है। मैं तो कह रही लड़कियां गोल्ड डिगर होती है। जो ये लोग देखेंगे कि सब लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होते ना, तो कुछ लड़कियां जो लॉयल होती है तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, जो सच में है भाई। यार बट मेरे ख्याल से अलग अलग, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से बने हैं, है ना, सबकी कंडीशनिंग अलग अलग हुई है। राइट राइट सबने अलग अलग तरह का प्यार अपने सामने बनते हुए देखा है, बिगड़ते हुए देखा है। राइट राइट। तो हमारा जैसा बचपन है, हमारी जैसी परवरिश है, हमने जो कहानियाँ पढ़ी हैं, हमने जो फिल्में देखी है, उससे हमारा माइंड शेप होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी इंसान से क्या होंगी। आई एम प्रिटी श्योर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगी। जैसे Yes. कि तुम अगर किसी के प्यार में पड़ोगी कभी भी, तो तुम क्या चीज़ देखती हो सबसे पहले? ओके, मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है ना कि कोई मेरे दर्द को समझे, मतलब मेरे दर्द को रिलेट कर पाए। तो मैंने उसके कुछ लाइंस लिखी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोल। हाँ, कि घने अंधेरे हैं मेरी ज़िंदगी में, तुम जुगनू बन सके तो आना। घने अंधेरे हैं मेरी ज़िंदगी में, तुम जुगनू बन सके तो आना। इस अनजान शहर में बड़ी तन्हा सी हूँ मैं, मेरा घर बन सके तो आना। वैसे तो मैं हंसती रहती हूँ सबके साथ, वैसे तो मैं हंसती रहती हूँ सबके साथ, पर इस हंसी के पीछे का दर्द तुम समझ सके तो आना। वाह यार शिल्पा, तो मुझे लगता है कि मेरा दर्द कोई रिलेट कर पाए, कि कोई किसी को सादगी पसंद आती है, किसी को लहजा पसंद आता है। तो जिस चीज़ की तुम बात कर रही हो इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, यस यस। है ना, कि ओ तुम्हें भी सेम दर्द है, मुझे भी सेम दर्द है, आओ मिलके दर्द शेयर करें, है ना। तो इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज फॉल फॉर द पर्सन, अदर पर्सन, जब मुझे उसकी आंखों में पैशन दिखता है फॉर द थिंग्स ही बिलीव्स इन। अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, अगर कोई कॉमिक बनना चाहता है, अगर कोई बैंकर ही बनना चाहता है, डजंट मैटर, बट अगर उसकी आंखें लाइट अप होती है ना जब वो अपने काम के बारे में बात करता है, इफ समबडी इज पैशनेट अबाउट समथिंग, देन आई थिंक दैट्स फाइन क्यों, मतलब आई फील पैशनेट पीपल वेरी अट्रैक्टिव। ओके, नाइस। तो जैसे हम अभी 90s के कीड़े, तो हम शाहरुख खान की मूवी देख के बड़े, वो उसी से सब प्यार सीखा है हमने। तो शाहरुख खान का मूवी कौन सा तो डायलॉग है उनका कि हम एक बार जीते हैं, एक बार प्यार करते, तो शादी भी, हाँ, शादी भी एक बार होती है। तो क्या सच में प्यार एक ही बार होता है थ्रू आउट द लाइफ? यार मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता, हाँ। है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ कि उनको सिर्फ एक ही बार हुआ हो, दोबारा ना हुआ हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है प्यार दोबारा हो सकता है
बट ऑब्वियसली वो जो दोबारा वाला प्यार होगा वो तुम्हारे पहले वाले प्यार से अलग होगा। शिद्दत कम होगी उसके प्यार। आई डोंट Maybe थिंक शिद्दत कम होती है या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है ना। हो सकता है कि जैसे कि मैंने एक आई वाज रीडिंग अ बुक, Yes. तो उसमें एक सब था कि एक पैराग्राफ था जिसमें लिखा हुआ था कि हम जीवन में 3 बार प्यार करते हैं। पहला प्यार इज कॉल्ड पपी लव, जो हमें स्कूल में हो जाता है, कॉलेज में हो जाता है, और हमें लगता है कि ए जी उन पहाड़ों के पास हम अपनी दुनिया बसाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है ना, वो ए जी correct कभी नहीं निकलता है। बहुत कम चांसेस, बहुत रेयर चांसेस कि आपका स्कूल वाला ही चल रहा है ना। उसके बाद सेकंड लव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो दूसरा वाला प्यार होता है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा पेन होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक तो आप पहली बार की वजह से प्यार करने में डर रहे हो, है ना, Yes. तो आप पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरी बार अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो, Yes. तो अब तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पहाड़ों के पार घर बसाएंगे, मैच राइट। वाला वो सीन हो जाता है। एग्जैक्टली, आप हल्के से मैच्योर हो जाते हो। लेकिन जो दूसरा वाला प्यार होता है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा पेन देता है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रांग बनाता है। फिर जब आप थर्ड टाइम किसी के प्यार में पड़ते हो ना, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं होती, तो यू फील मोर एट होम, मोर एट सुकून। जब आप तीसरे इंसान से प्यार में पड़ते हो, उसके साथ आपको लगता है कि इसके साथ स्टेबिलिटी है, क्योंकि अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। अब आप किसी और को नहीं ढूंढ रहे हो खुद को कंप्लीट करने के लिए, अब आप खुद में पूरे के पूरे हो। पहले प्यार ने आपको तोड़ा, दूसरे प्यार ने आपको ऐसे रियलाइज कराया कि आप आधे थे, मैं पूरा करने आया हूँ, है ना। एंड देन जब वो भी गए तो आपको रियलाइज हुआ कि शिट यार, इनको तो नहीं जाना था, इनको तो नहीं जाना था। ये तो चले गए, अब मैं क्या करूँ। फिर जब तीसरी बार होता है ना प्यार, तो आप खुद पूरे होके प्यार करते हो, आप तब तक खुद हील हो चुके होते हील हो चुके हो। तो इसलिए जब तीसरा वाला प्यार होता है ना, तब आपको पता है कि ये रहेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पीस ढूंढते हैं ना Yes, थर्ड पर्सन। यहाँ दो इंसान खुद में पूरे पूरे हैं, और प्यार का मतलब पूरा 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 होना ही पूरा है। होना होता है। सही बात है। अभी हम आते हैं वन साइडेड लव पे, क्योंकि वन साइडेड लव में लोग ऐसा बोलते हैं कि सुकून भी होता है, दर्द भी होता है, और मतलब वन साइडेड लवर जो होते हैं वो एक्चुअल में खुश रह पाते हैं कि नहीं। यार मेरी एक दोस्त है ना, आप शायद जानते हो शायद नहीं जानते, स्वस्तिका राजपूत। वो हाँ। लड़की ब्रांड एम्बेसडर है वन साइडेड लव की, है ना। तो शी यूज्ड टू बी माय रूममेट इन मुंबई। अभी वो दिल्ली में रहती है, बट वो मुंबई में रहती थी, तो वो मेरी रूममेट थी। तो मैं उससे, मतलब मुझे भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि वन साइड नहीं हुआ, उसे ज़्यादातर वन साइडेड ही होता ओके। है ना, वो कि झंडा उठा के चल दिया वन साइड तो उसका ये सीन है, जब मैंने उससे पूछा तो उसने भी मुझे यही बोला कि सुकून भी है, जुनून भी है। सुकून क्यों है? क्योंकि आप एक तो सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट। कि उन्हें भी तुमसे प्यार होगा, लेकिन द थिंग इज कि दिल तो दिल है, दिल तो दिल, वो तो चाहता है कि प्यार हो, वरना क्या फायदा। वरना क्या मेरा। पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता ना कि नाइट कॉल अभी उस इंसान से आएगा नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आएंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं वो तकलीफ होती होगी ना। बिल्कुल होती है यार, एक्सपेक्टेशन हम चाहते हैं कि नहीं हो, बट एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन टेंडेंसी Yes. एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। यस By ना रखे, ऐसा कैसे हो सकता हाँ, है एज अ ह्यूमन। एज ए ह्यूमन टेंडेंसी वो एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है। एग्जैक्टली। तो वन साइड लवर ने मतलब जल्दी, जितना जल्दी दुख खत्म हो है, सके। पीड़ा तो है। हाँ, हाँ, ओके। तो रिश्ते में पॉजिटिवनेस भी आता है कभी कभी, एक इंसान पॉजिटिवनेस हो जाता है, तो ये पॉजिटिवनेस अच्छी बात है या बुरी बात है? जिस लेवल तक है उस पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिवनेस इतनी है कि क्यूट जेलेसी है, हाँ, कि सुनो तुमने मीनाक्षी को तो बहुत जल्दी झुमके दे दिए थे, मैं 1 साल से तुमसे कह रही हूँ, मुझे तो नहीं दिलाए, दिस इज क्यूट, है ना। दिस क्यूट आ रहा है। लेकिन अगर आप सामने वाले को बिना बताए उसके मैसेजेस चेक कर रहे हो, उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे हो, वो अगर किसी से भी मिल रहा है तो वो आपके लिए गलत ही है, राइट, तो फिर तो दिक्कत है। ये तो दिक्कत। एक लिमिट होती तो तब तक सब सही होता है, बट हाँ, लिमिट मेरे ख्याल से जब आपको सामने वाले पे भरोसा होता है ना, हाँ, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं। लिमिट क्रॉस होता है तो फिर वो टॉक्सिक भी हो जाता है ना। बिल्कुल टॉक्सिक हो जाता है। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन था कि ओल्ड स्कूल या जेनजीज लव, मतलब मुझे पहले ओल्ड स्कूल लव क्या है वो बोलो, फिर जेनजीज लव कॉन्सेप्ट। यार अगेन मैंने, हमारी शुरुआत ही इस बात से हुई है कि प्यार की डेफिनेशंस अलग अलग है ना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, टाइम आगे बढ़ रहा है, यू हैव सीन कि हर चीज़ में एक अपडेटेड वर्जन आया है, अपडेटेड वर्जन, राइट। राइट।
तो सेम चीज़ प्यार के साथ भी हुई। तो लोगों ने क्या किया है, जैसे कि हमने शाहरुख से सीखा है कि हम एक बार जीते एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, प्यार भी। एक बार लेकिन उसने खुद ही इसको तोड़ा जब उसने सेकंड टाइम अंजलि से शादी की, राइट? राइट Then he fell in love with अंजलि, राइट? So Rahul fell in love with अंजलि, राइट? वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि देखो दूसरी बार भी हो सकता है प्यार। बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो बट द थिंग इज, अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने प्रेम की डेफिनेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से बना ली है कि उनके लिए क्या कन्वीनियंट है। Okay. जो भी उनके लिए कन्वीनियंट है वो उनके लिए लव की डेफिनेशन है कि बेंचिंग है, सिचुएशनशिप है, नाटो है, उसके अलावा देयर आर सो मेनी, ओपन रिलेशनशिप है। ओके, या बेंचिंग क्या है, थोड़ा सा खुलकर हमें बताएंगे। बेंचिंग और क्या बोला आपने, नोटो समथिंग? नाटो। नाटो, ओके। तो नाटो इज बेसिकली, नाटो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अभी आई हैं, है ना, अभी बस इनको हमने टर्म्स दे दी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले लोग प्रेम में नहीं थे, पहले भी लोग प्रेम में थे, पहले भी लोगों को कमिटमेंट इश्यूज होते थे, है ना, लेकिन अब बस हमने इनको टर्म्स दे दिए। तो बेंचिंग में पर मतलब ऐसे ही, मैं भी पुरानी बनती हूँ ना। तो बेंचिंग में मैंने एक और किसी का ये देखा था, तो बेंचिंग में समथिंग कि तुम किसी के साथ सॉलिड रिलेशनशिप में हो पर स्टिल द बैक ऑफ द माइंड कोई ऑप्शन पे, मतलब कोई बेंच पे बैठा है कि भाई अगर इसने कल्टी ली तो ये ऑप्शन है। तो ये वो वाली चीज है ना, देयर इज प्लेंटी ऑफ फिशेस इन द सी, है ना। तो हम हैं किसी के साथ, सब सही भी जा रहे हैं, लेकिन ना द थिंग इज कि दिमाग जो बोलता रहता है कि अरे तुषार इज बेटर देन राहुल। तुषार का ब्रेकअप भी हुआ है रिसेंटली, तुम समझ रहे हो। तो बेंचिंग में ये होता है कि तुम कमिट करने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि Okay. तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको कमिट कर दूंगा तो फिर अगर मुझे किसी और से प्यार हो जाता है, कोई और पसंद आ जाता है, तो ये चीटिंग होगी, और हम चीटिंग का ब्लेम नहीं लेना चाहते, यस राइट? हम चीटर कैसे हो, चीटर कैसे, राइट? हम उसका ब्लेम नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम कमिट नहीं करते, बट एट द सेम टाइम ये इंसान तो हमें प्यार करता है ना, हाँ, तो मैं इसको जाने भी नहीं देना चाहता। तो जहाँ पे आप सामने वाले को लटका के रखते हो ना कि यू डू नॉट वांट टू कमिट एंड यू डू नॉट वांट टू लेट हिम गो, तो इसको कहते हैं बेंचिंग, मतलब जितना मुझे पता है। और उस सिचुएशन से भी आई थिंक सेम होता है, गो विद द फ्लो वाला चीज। सिचुएशनशिप इज मोर लाइक कि यू स्टार्ट विद गो विद द फ्लो, कि चलो देखते हैं क्या होगा, है ना, क्योंकि मैं रही हूँ सिचुएशनशिप में, इसलिए आई नो, है ना, कि आई मेट दिस पर्सन वेरी नाइस। मतलब पहले से डिसाइड हो गया था कि भाई सिचुएशनशिप में ही रहेंगे कि नहीं यार, ऐसे कैसे डिसाइड नहीं, मतलब नहीं, लोग अभी है ऐसे कि नहीं भाई सिचुएशनशिप ही रखे, नहीं, ओके, we liked each other. Okay. I liked him, he liked me, and then we thought कि let's go with the फ्लो। देखते हैं कि वक्त क्या बताएगा, है ना। फिर वक्त ने ये बताया कि टाइम के साथ मैं थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हो गई और वो थोड़ा सा कम सीरियस हो गया, है ना। तो सिचुएशनशिप मोस्टली तब होती है, लेकिन स्टिल मैं चाहती थी कि ये चलती रहे, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मैं उसे बताऊंगी कि डूड आई एम लाइक रियली सीरियस अबाउट, है ना, और मुझे नहीं ख्याल आता तेरे सिवा किसी का भी, है ना, हमने कमिट नहीं किया है, बट मैं बिहेव कर रही हूँ एक कमिटेड गर्लफ्रेंड को, मेरा गर्लफ्रेंड की तरह। और मुझे पता है कि जिस दिन मैं उससे ये सारी चीज़ें बोल दूंगी ना, उस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए भी मैंने उसको ये सब बताया ही नहीं। मैं उसको ये बोलती हूँ हाँ आई एम कूल विद इट, आई एम कूल विद इट, हाँ ठीक है ऐसे ही तो है, हाँ कुछ होना थोड़ी आगे, तुम समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि यार जिस दिन मैं बोलूँगी ये चला जाएगा, फिर मेरा क्या, राइट। तो फिर अभी इस सिचुएशन को सिचुएशनशिप बोलते हैं मोस्टली, कि जब एक बंदा कमिटमेंट चाहता है और दूसरा नहीं चाहता है या नहीं देना चाहता है। व्हाट इज दैट नोटो सम? नोटो नहीं, इट्स नाटो, आई डोंट नो दैट। यार ये भी यार रिसेंटली ना पढ़ी थी, तो एक्चुअली मैं स्क्रीन राइटर है ना, तो थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करते रहना पड़ता है, और मेरा फोटे भी प्यारी है। ओके, आई लाइक रिसर्चिंग अबाउट लव, राइटिंग अबाउट लव, है ना, टॉकिंग अबाउट लव। तो नाटो रिसेंटली मार्केट में एक नई टर्म आई है विच इज कॉल्ड नॉट अटैच्ड टू आउटकम। ओके, तो इट मीन्स ये है गो विद द फ्लो, वो भी देखेंगे आगे, शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कमिटेड होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो इट्स लाइक नॉट अटैच्ड टू आउटकम, आगे क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अभी अच्छा लग रहा है अभी रहते इस मोमेंट। व्हाट अबाउट द हुकअप कल्चर, मतलब क्या समथिंग? यार हुकअप कल्चर मुझे ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट वेरी लोनली पीपल, तो हमको जहाँ पे भी सहारा मिल जाता है अपना अकेलापन मिटाने का, तन्हाई मिटाने का,
वी ट्राई कि वो तना ही मिट जाए। आई गेस दैट इज हाउ कल्चर। यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कुछ लोग बहुत लोग रहते हैं, तो सच में वर्क होता है कि नहीं होता है, मतलब कैसे होता है? आप कभी रहे हो? लॉन्ग डिस्टेंस में ये मेरी जो सिचुएशनशिप थी वो लॉन्ग डिस्टेंस ही थी। ओके, वो मतलब- लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, मतलब मैं दिल्ली में रहती थी, नहीं मैं मुंबई में रहती थी, ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। ओके तो और हम लोग ना कभी प्लान बना के नहीं मिलते थे, ओके वो बस मुझसे टकरा जाता था, लाइक टकरा जाता था, नहीं भी बिना बताया ना। हमने कभी प्लान नहीं बनाया कि आओ आज शाम में मिलते, नेवर। हम बस टकराए एक दूसरे से इत्तेफाक। महफिलों में, है ना, सड़क पर दूसरों की बर्थडे पार्टीज में। तो इट वाज कभी कभी तो ऐसा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, और उसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इट्स मोर लाइक दैट। तभी तो मुझे लगा था ओ यूनिवर्स का साइड, यूनिवर्स का साइड। आई वाज रॉन्ग। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग चाहें तो लॉन्ग डिस्टेंस वर्क कर सकता है। कर सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कभी वर्क नहीं करता, पर कर मुझे लगता है कि चाहो तो कर सकता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर लोगों की नीयत हो, निभाने की नीयत और चाहत हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस वर्क होता है। बिल्कुल आई एग्री। और लोगों के कभी कभी ट्रस्ट इशू भी आ जाते हैं कि बंदी अलग सिटी में है तो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंदी बंदा दोनों की याद हाँ वही श्योर। एंड द थिंग इज कि टाइम्स बहुत क्लैश होते हैं। किसी की मीटिंग चल रही है ना, किसी की कोई गैदरिंग है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो टाइम क्लैश करते रहना है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन आई गेस चलाने वाले चलाने। सही बात है। जनरली लोग इससे बोलते हैं कि इंसान का दिल टूटने के बाद शायर बनते, तो आपके केस में आप दिल टूटने के बाद बने कि जस्ट समथिंग कि पहले से यार मुझे ऐसा लगता है कि दिल टूटने के बाद इंसान शायद थोड़ा बेहतर लिखना शुरू करता है। लिखना वाले पहले भी लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आई स्टार्टेड राइटिंग इन 11th क्लास ओके एंड सबकी अलग अलग इंस्पिरेशन होती है। आई रिमेम्बर सो मैं एक रेडियो शो सुनती थी, है ना। ओके आई वॉज मोर ऑफ अ रेडियो पर्सन बचपन से ही, देन अ टीवी पर्सन। या तो मैं रेडियो शो सुनती थी, तो एक शो आता था हॉस्टल क्लासिक स्टार आरजे राहुल माकिन का शो, ओके और वो उसमें ना शायरी बोलते थे। ओके अहमद फराज की, फैज़ अहमद फैज़ की, जॉन साहब की, है ना। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं जॉन साहब की, फैज़ अहमद फैज़ की और फराज साहब की शायरी पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो तो खुद पढ़ते थे। मुझे लगता था राहुल सर खुद ही लिख रहे हैं, वाह क्या लिख रहे हैं। मैं ये सब स्टार्टिंग में हमको नहीं समझता ना। बिल्कुल, बट 9th क्लास से मैंने सुनना शुरू किया था। फिर ओके 11th से मैंने थोड़ा सा ऐसे ना, जो भी वो बोलते थे शायरी वगैरह, वो लिखना शुरू कर दिया। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक एक्सटेंडिंग इट, कि एक और पैरा लिख दूँ उसका, एक और पैरा लिख दूँ उसका। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। तब मेरा दिल नहीं टूटा था। ओके, तुम लिखने की से पहले से आता। हाँ, आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। उसके बाद जब दिल टूटा तो पता चला कि दर्द रियल है। जो इन लोगों को हो रहा था कि तभी ये कर पा रहे थे, है ना। कि जैसे कि वसीम साहब का शेर है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, हाँ अब इससे ज़्यादा मेरा इम्तिहान और क्या लेगा, वाह। है ना। तो तब आई गॉट टू नो कि ओ अच्छा ये यहाँ से आ रहा था, है ना। ये जैसे कि मेरी गज़ल के 2 शेर हैं, है ना। Okay. कि आई गॉट टू नो कुछ वक्त पहले कि द पर्सन आई वाज विद, तो ही स्टार्टेड डेटिंग समबडी एल्स। ओके और मुझे हमेशा से लग रहा था, क्योंकि हम 3-3.5 साल तक साथ थे, तो हमेशा ना हम सोचते थे अब नहीं, है ना, ख़त्म करते हैं अब, जब साथ रहना ही नहीं है तो। बट वी ऑलवेज यूज टू कम टुगेदर। मैंने बताया ना, हम टकरा जाते थे। हाँ टकरा जाते राइट। तो मुझे लगा कि हम दोबारा टकरा जाएंगे। लास्ट टाइम व्हेन आई मैसेज्ड हिम कि ख़त्म करते हैं, है ना, खत्म कर। कि या तो मुझे कमिटमेंट दो या तो मत दो, है ना। कि जो आधा सा है हमारे बीच, ये तो नहीं चाहिए मुझे, है ना। आ रहे हो तो पूरे आओ, वरना बिल्कुल मत आओ। तो मुझे लगा कि हम दोबारा कहीं टकरा जाएंगे, क्योंकि हम तो हमेशा टकरा जाते हैं। फिर से टकराए कभी? नहीं, हम नहीं टकराए एक्चुअली। एंड आई गॉट टू नो दैट ही इज डेटिंग समबडी एल्स। शुरू ऐसा था कि ओह शिट, तो टकराई भी तो क्या करेंगे, है ना। क्या करेंगे? तो नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम मिल जाओ, मिल जाओगे। क्योंकि तुम हमेशा मिल जाते, तो फिर दिल टूटता है। फिर वैसा आता है ना कि तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे मानूं तू मेरा नहीं। तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। तो या तो दिखावा है तेरी ये नफरत, या देने वाला ही सच्चा नहीं। अरे यार, तो दिस इज हाउ आई गॉट टू नो कि ऑनेस्टी मेक्स इट बेटर, एक्सपीरियंसेस मेक्स योर राइटिंग ऑनेस्ट, या है ना। मतलब आप आपके इसमें आप ऑनेस्ट थे राइट। हाँ, तो आप इमेजिन करके लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, उससे आपकी गज़लें, आपके शेर, आपकी कविताएं
वो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, क्राफ्ट वाइज अच्छी हो सकती है, लेकिन जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो आपके तजुर्बे हैं, जो ज़िंदगी ने आपको दिए हैं, वो आपकी कविताओं को सच्चा बनाते सच्चा हैं। बने। और कविताओं का अच्छा होने से ज़्यादा सच्चा होना सच्चा ज़रूरी है। पर कभी कभी हम जो सच्चाई लिखते हैं ना पोइट्री के, तो सेम सिनेरियो अगर लोगों को रिलेट हो रहा है तो वो लोग रिलेट कर पाते ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वही वही है ना, जैसे कि एक बहुत बहुत बड़े फिल्म मेकर है, तो उन्हीं की एक लाइन है कि मेक इट सो पर्सनल दैट इट बिकम्स यूनिवर्सल। राइट। तो एंड पेन इज सो पर्सनल दैट इट बिकम्स यूनिवर्सल। ओके, मेरा क्वेश्चन था कि आपका इंस्पिरेशन लिखने का मतलब ऑलरेडी मतलब कहाँ से, कौन से राइटर से मिला कि समथिंग, मतलब किसकी बुक ज़्यादा पढ़ती थी आप, लाइक गार्ली, जॉन इलिया? एक्चुअली मैं मेरा ना फेजेस चलता है उसका भी, है ना, कि Okay. कुछ वक्त जैसे कि मैं एक राइटर की, एक डायरेक्टर की मूवी देखना शुरू करती हूँ, तो मैं फिर उनकी सारी देख लेती हूँ। जैसे Okay. मैंने जब निकोलस स्पार्क्स की बुक्स पढ़ना शुरू किया था, नोटबुक, अब मैसेज इन अ बॉटल, वॉक टू रिमेंबर, तो मैंने उनकी सारी पढ़ ली थी। जब मैंने जेन ऑस्टन को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने उनकी सारी नॉवेल्स पढ़ ली थी। जब मैंने वसीम साहब को पढ़ना शुरू किया था तो उनकी जितनी किताबें प्रकाशित हुई हैं वो सारी पढ़ ली थी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Okay. मतलब ऐसा नहीं, बॉस ऐसा ऐसे समथिंग स्पेसिफिक नहीं है, ओके पर मुझे इब्ने इंशा बहुत पसंद ओके है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी जो राइटिंग्स हैं उनमें भी हल्के से इब्ने इंशा आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, उनको बहुत ज़्यादा मैंने एक टाइम पे पढ़ा है, बट द थिंग इज कि इब्ने इंशा को पढ़ने के बाद लगता है कि जैसे मुंह मीठा कर दिया हो किसी ने। ऐसा लगता है कि तुमने शहद खा लिया है थोड़ा सा। उनकी राइटिंग्स, उनकी कविताएं, उनकी नज़में इतनी मीठी है कि हम घूम चुके बस्ती वन में, कास कपास लिए, मन में कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम। सही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। चीज़ों से, Okay. उनकी धुन से। सो मतलब आओ थोड़ा आप पे आते हैं श्वेता जी अभी, कि जैसे आपने बोला कि मुंबई में 3 साल से हो, राइट? तो फिर आपको कब ऐसा लगा ना कि ये जो मेरा करियर है, बीटेक का करियर है, इट्स नॉट वर्किंग, कि अभी नहीं भाई इसमें नहीं चल पाएगा? कब ऐसा कौन सा पॉइंट था मतलब? ये तो बीटेक करते हुए ही पता चल गया था मुझे। ये तो नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगा। काम करते वक्त ही तुमको अगर पता चल गया कि मज़ा तो नहीं आ रहा है काम करने में, तो ये मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं कर पाऊंगी, करना भी नहीं चाहती किसी भी तरीके से। तो आई थिंक आई वाज इन सेकेंड ईयर, ओके और फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया गया है ना, सेकेंड ईयर भी बढ़िया जा रहा था। सेकेंड ईयर के एंड में आई गॉट टू नो कि हमें जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है ना, हमारा लैब वो प्रोवाइड ही नहीं करा रहा। ओके तो मैंने कहा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। सेकेंड ईयर के बाद से ना मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू कर दिया था, है ना, पोइट्री, होस्टिंग, ओके डेक्लेमेशंस, डिबेट, ड्रामा सोसाइटी, एवरीथिंग। एवरीथिंग। और मैं हमेशा वो बच्चा नहीं होता जो पढ़ाई में ठीक अच्छा होता है, अच्छा अबव एवरेज होता है, लेकिन बाहर की एक्टिविटीज़ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ। तो उसको सारे लोग इसीलिए जानते होते हैं कि अरे वो वहाँ पर स्टेज पे होगी, ये यहाँ पे होगी, है ना। तो मेरा हमेशा से वैसा था। मैं स्कूल में बच्चों को 2 एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना अलाउड होता था, मैं 8 में लेती थी। इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट। ओके एंड देन आई गॉट टू नो कि यार ये चीज़ जो भी है इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे पता था कि मुझे एंटरटेनमेंट में ही जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। समझ गया था ना आपको ऐसा? हाँ, वो तो मैंने लोन ले लिया था, एजुकेशन तो मैंने कभी करवाना ही पड़ेगा। 2 साल और कर लिया। माँ बाप के भी सपने होते हैं, कुछ चीज़ें अब दूसरों की खुशी के लिए करते हो। तो बीटेक मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए किया, ओके नौकरी भी ली उनकी खुशी के लिए। 3 हफ्ते की भी नौकरी, ऐसी बात नहीं। 3 हफ्ते की मैंने, फिर 3 हफ्ते से ज़्यादा हुई नहीं मुझसे। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी अंडर प्रिविलेज फैमिली, है ना, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो जब आप इतने बड़े डिसीजंस लेते हो कि नौकरी छोड़नी है, या तो आप ये डिसीजन केवल ये सोच के ले ही नहीं सकते कि आप क्या चाहते हो। फैमिली व्हाट्स है, आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने आज नौकरी छोड़ दी तो इसका असर मेरी फैमिली पे क्या होगा, है ना। तो आई वॉज इन डिलेमा कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, है ना। इट्स अ गुड जॉब, सही है, लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इट्स दिस थिंग कि मैं जब भी जॉब पे जाती थी ना, मैं प्रोफेशनल क्लोथ्स में जाती थी, हमारे प्रोफेशनल क्लोथ्स एंड ऑल थे सब कुछ। तो ना मैं जाती थी एंड गुड पीपल वर देयर, ओके बट ना जाते ही मुझे ना एक सफोकेशन शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था गले पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, ओह माय गॉड और ये हाथ तभी छूटता था जब मैं रात को 9 बजे घर पे आती थी।
तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि यार मैं क्या कर दूँ। तो ऐसा क्या कर दो कि उससे सब निकल पाओ जल्दी से, हाँ। कुछ तो हो जाए। तो मैंने बहुत हिम्मत की अपने मम्मी पापा से बात की और उनसे 1 महीने का टाइम लिया कि अगर 1 महीने में ओके मैंने नहीं फिगर आउट किया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं फिर से नौकरी से कर जॉब। लूँगी, है ना? और मेरा भाई पीछे से चिल्ला के मुझसे बोल रहा है, भाई 1 महीने की सैलरी तो ले लेती। द थिंग इज़ मैंने सैलरी इसलिए नहीं उठाई थी 1 महीने की, 3 हफ्ते में मैंने छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 1 हफ्ते और कर लूँगी और मुझे सैलरी मिल जाएगी ना, तो जब पैसा आता है ना तो इंसान पैसे से बन जाता है, वो बन भी जाता है। ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा पैसा देखा नहीं है, सही बात, ठीक है? और मैं ऐसी इंसान हूँ और मैं पैसे से बनना नहीं चाहते थे। सही बात। तो इसीलिए मैंने छोड़ दी एंड देन आई एक्चुअली अप्लाइड टू एवरीथिंग आई न्यू उस टाइम ओके कि जहाँ भी जो भी जैसा भी काम, मैं स्पॉट बॉय का काम कर रही थी यार। मैंने लिटरली लोगों को ये लिखा है कि मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं जान लगा दूंगी, प्लीज मुझे रख लो। हाँ, क्योंकि मुझे आई वॉज सो डेस्परेट फॉर वर्क उस टाइम पे, और वो भी ऐसा काम जिसमें मुझे थोड़ी सी भी खुशी मिले। खुशी मिले। तो उस टाइम पे मुझे रेडियो मिर्ची से भी कॉल आया था, है ना? एंड दे वर गिविंग मी इंटर्नशिप, ओके 5,000 रुपये पर महीने, 2018 की बात है। एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी कि यस फाइनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं रेडियो जॉकी तो बन सकती हूँ, बातें ही तो करनी है, वो तो मैं अच्छी कर लेती हूँ। तो मैंने हाँ वहाँ सब बोल दिया, और जिस दिन मतलब अगले दिन मेरी ज्वाइनिंग थी, उससे 1 दिन पहले मेरे पास TVF का रिवर्ट बैक आ गया ओके कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्क्रीन राइटर्स रोल इन TVF। एंड आई वाज लाइक, TVF की तो मैं बहुत बड़ी फैन थी यार। हाँ, हाँ। उनकी पूरी टीम हमारे कॉलेज में आई थी, तो फिर मैंने उन लोगों को मना किया, रेडियो मिर्ची वालों को प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। एंड देन आई एम हियर। हाँ, पर श्वेता जी मुझे कभी कभी लगता है जब हम हमारे पैशन को चूज करते हैं ना रादर देन जॉब, तो स्टार्टिंग में पैसे कम मिलते हैं, राइट? तो मिलते भी नहीं है कभी कभी। कभी कभी मिलते भी नहीं है, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कि नहीं छोड़ना चाहिए था जॉब। ऐसा कभी लगा आपको किसी? हाँ यार, अभी जैसे कि अभी मैं बहुत टाइम से, मैं पिछले 3-4 साल से फ्रीलांस कर रही हूँ, है ना? आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, आई एम फ्रीलांसिंग फॉर डिफरेंट पीपल, है ना? ओके डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस। तो कई बार ऐसा होता है व्हेन यू फ्रीलांस, आपके पास 1 महीने बहुत सारा काम है, इतना सारा काम है कि आपको 2-3 काम के लिए मना करना पड़े क्योंकि आप Yes. नहीं कर पाओगे, बैंडविड्थ ही नहीं है। और कभी कभी 6 महीने तक कोई काम नहीं है, आप बस लोगों को मैसेज करो कि हाय सर, मेरा प्रोजेक्ट अभी अभी खत्म हुआ है, लेट मी नो इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू राइटिंग रूम, हेलो सर। ओके दिस ऑल्सो हैपन्स, है ना? एंड अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू शायद पता चल जाएगा, वैसे नहीं पता चलेगा, मेरे मॉम डैड ज़्यादा देखते नहीं है मेरा पॉडकास्ट एंड ऑल। तो मेरे मॉम डैड को पिछले 3 साल से नहीं पता कि मैं फ्रीलांस कर रही हूँ और मैं जॉब नहीं कर रही, ओके क्योंकि मुझे डर लगता है कि जिस दिन उनको पता चलेगा कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, उस दिन वो ज़्यादा परेशान होंगे कि हाय मेरा बच्चा सर्वाइव कैसा कर रहा है, कैसे कर रहा है वहाँ पे, अकेला शहर है ना, अकेले रहती है, तो कैसे वो सब कुछ मैनेज कर रही है केवल फ्रीलांस में पैसा कैसे आता है, तो वो सब उनको समझाना, क्योंकि कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, ये सारी चीज़ें ना समझानी बहुत मुश्किल होती है पेरेंट्स। हो जाती है ना। वहीं पे आप उनको बोल दो कि महीने के इतने तो आ रहे हैं, तो वो खुश रहते हैं कि चलो ठीक है इतने आ रहे हैं, अपना कर Certain लेगी amount गुजारा। है, कुछ तो आता हाँ, अपना गुजारा कर लेगी। तो मैंने उनको पिछले 3-3.5 साल से बताया ही नहीं हुआ कि मैं जॉब नहीं करती। तो अभी इनफैक्ट आज ही मेरे पापा का कॉल आया था, मतलब उन्हीं के कॉल से मैं सो के उठी थी। पापा बोलते अरे तू अब तक सो रही है, अच्छा हाँ आज तो संडे, आज ऑफिस नहीं गई होगी ना। तो अभी भी ऐसा होता है कि जब उनका वीकडेज पे कॉल आता है तो पापा कॉल कर देते, फिर बोलते हैं कि अरे तू कुछ काम तो नहीं कर रही, ऑफिस में तो नहीं है। तो फिर मैं बोलती हूँ हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ, पर बताओ ना क्या काम है, और फिर हम बात करते हैं। तो उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं रोज़ हर वीकडे पे, मतलब वीकडेज पे उठ के ऑफिस जाती हूँ सुबह और रात को वापस आती हूँ। ओके अभी तक उनको अभी तक उनको ये लगता है, उनको अभी तक ये लगता है कि करेज लगता है ना सब चीजें मैनेज कर। यार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता माँ बाप से। कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि नहीं हमारी इंटेंशन सही है, तो फिर हाँ इंटेंशंस तो सही है क्योंकि दुख नहीं देना चाहती उनको, है ना। एक बार मतलब शायद तुम इतने बड़े बन जाओ तो तुम्हें फ्रीलांस करने में बिल्कुल वो ना आए, तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े, तुम बोल सकते हो उनको कि मैं फ्रीलांस कर रही हूँ, है ना। लेकिन अभी तो मैं उनको नहीं बोल सकती कि मैं फ्रीलांस कर रही हूँ, तो अभी मैंने उन्हें नहीं बताया हुआ। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि मैं जॉब कर रही हूँ। ओके तो अभी मतलब ये शो आपने कब से स्टार्ट किया ना, पोइट्री के शो समथिंग और होस्टिंग? यार स्टेज पे तो मैं देख बचपन से ही चढ़ गई थी, है ना। हाँ आई वॉज इन 3rd क्लास जब मैंने अपना पहला एस्से सुनाया था, ओके तो तब से मुझे मज़ा आने लग गया स्टेज पे, है ना। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेज, टू बी ऑनेस्ट। मतलब
मिले ना मिले, जैसे स्टेज में इसलिए नहीं करती कि इट विल गिव मी एनीथिंग, जो मैंने है ना, मनी वाइज ब्रांड वाइज, वो सेकेंडरी है। स्टेज में इसलिए करती हूँ कि स्टेज मुझे बहुत पसंद है। जब मैं स्टेज पे होती हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ। इट इज़ माई होम। फ्री लिबर्टी मिलती है ना। यस यस, है ना। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, और मुझे जेन्युइनली वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा वो नहीं होता कि ओ मैं अगर इनसे बात करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, ये यहाँ पे काम करते जी ये मैंने हाँ, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मुझे स्टेज में रहना पसंद है, मुझे नौकरी बात देने। करना पसंद है, मुझे तालियां पसंद है। तो जब मैं बात करती हूँ और लोगों को कुछ अच्छा लगता है ना, या जब मैं शायरी सुनाती हूँ और उनको अच्छा लगता है, वो तालियां बजाते हैं, आई रियली लाइक इट यार। मतलब मुझे वो जो प्यार मिलता है ना कि लोग मेरे इमोशन के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं। वट एवर आई एम फीलिंग या आई फेल्ट व्हेन आई रोट दिस, दे आर फीलिंग एग्जैक्टली द सेम। तो ये जो इमोशन है ना कि हम कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़े हुए जुड़े हैं। तो ये बहुत सैटिस्फाइंग। तो मुझे लगता है कि हम पोएट्री जब लिखते हैं, जैसे मैं भी लिखती हूँ, तो कभी अब मैं एक शो पे गई थी ना, वहाँ पे मैंने कुछ तो लिखा था, घर से रिलेटेड मैंने कुछ तो लिखा था। वहाँ पे कोई बंदी आई थी, वो तमिल की थी शायद, तो उसको हिंदी शायद इतना समझ में नहीं आता था। उसके फ्रेंड्स ने उसको ट्रांसलेशन किया कि ऐसा ऐसा बोल रही। जब मैं स्टेज से उतरी तो उसने बोला कि मैडम आपने जो घर वाला बोला ना, वो मुझे बहुत सही लगा। मुझे मतलब इतना समझा नहीं, थोड़ा समझा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ट्रांसलेट किया। तो मैं क्या उस पोइट्री का फोटो ले सकती हूँ? मतलब कि ठीक है ले लो, मतलब ऐसे रिलेट करते तो अच्छी लगती ना चीज़ें। यस एग्जैक्ट। तो श्वेता मैम, आप इतने अभी शो करते हो, ओपन माइक्स में जाते हो, पोइट्री का करते हो, तो अभी लगता नहीं कभी गिव अप करने का मन किया कि ऐसे कभी नहीं लगता आपको? यार जैसे कि आई स्टार्टेड स्टोरी टेलिंग इन पोएट्री इन 2017 नवंबर में मैंने शुरू की थी। जब मैंने ओपन माइक्स आए आई गेस 2017 में थे, है ना। मुंबई में थोड़ा पहले आ गए थे, दिल्ली में थोड़ा सा बाद में आए थे। थोड़ा सा में तो जब शुरू हुआ था तब से मैंने शुरू किया था, है ना। एंड स्टिल आई सी पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बाद में शुरू किया है ना, एंड दे आर डूइंग सो गुड देन मी। कुछ लोग वैसे हैं जिन्होंने मेरे साथ ही शुरू किया है ना, इवन दे आर डूइंग सो गुड। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया और अब वो छोड़ भी चुके हैं, है ना। तो ऐसे लोग भी, तो ऐसा नहीं है यार गिव अप करने का मन नहीं करता। गिव अप करने का मन करता है, ऑब्वियसली करता है ना, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी पाथ जिस पे हम लोग चल रहे हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना, सब कुछ तो कर रही हूँ जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं, या क्या जो भी कमी- इन क्या चीज़ों के कमी लिए है? लगता है कमी कहाँ रह गई है। तो फिर तुम्हें सेल्फ डाउट आता है और तुमको ऐसा लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ क्या, मे बी मेरे अंदर वो है ही नहीं जो लगता है इसमें, मे बी आई डू नॉट हैव व्हाट इट टेक्स। मैंने एक बार आई वाज सो डिप्रेस्ड अबाउट इट, तो एक्चुअली आई मैसेज द दोस्त, है ना। मैंने एक दोस्त को मैसेज किया और उससे पूछा कि तुझे क्या लगता है, मेरे अंदर वो नहीं है क्या, तो पोटेंशियल नहीं है क्या मेरे? पोटेंशियल नहीं है के अंदर जो लगता है। क्योंकि यार जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो लोग तो बोलते हैं कि है, लोग बोलते हैं कि वेन एवर आई एम ऑन द स्टेज आई किल इट एवरी टाइम। यस। जब मैं सब सही कर रही हूँ तो फिर मेरे साथ सब सही क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सबके साथ तो हो रहा है। जबकि वो हमेशा किल भी नहीं करते, जबकि वो ऑनेस्ट भी नहीं है, वो जेन्युइन भी नहीं है, वो झूठ भी बोलते हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो फिर, है ना, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं। उसने मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़। तो पहले तो उसने ये कहा था कि श्वेता, नेवर एवर डाउट कि यू डू नॉट हैव इट बिकॉज यू हैव इट, डजेंट मैटर। और पता है, डजेंट मैटर इफ़ यू हैव इट और नॉट, यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव इट, ठीक है। और उसने दूसरी चीज़ मुझे ये बोली थी, बहुत अच्छी चीज़ बोली थी उसने मुझे, कि और एक बात का और ध्यान रख, तो जो बार बार बोलती रहती है कि तेरे साथ नहीं हो रहा है, तेरे साथ नहीं हो रहा है, बाकी सबके साथ हो रहा है, तो जो वो है वो उसको ज़्यादा स्ट्रगल्स देता है जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रगल से झेलने की हिम्मत होती है, ज़्यादा काबिलियत। तो एक दोस्त है मेरा, तो वो वही है कि वो उसी को देता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। तेरे अंदर है इसीलिए तेरे को ज़्यादा स्ट्रगल्स मिल रही है। तो मैंने कहा ओ ये बात पहले क्यों नहीं बोली पता तुमको सब कुछ होता है ना, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, तो जब तुम एकदम गिव अप करने वाले होते हो ना, तब तुमको बचा लेती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन अभी मैं अपनी जर्नी देखती हूँ तो यार मैं आ चुकी हूँ काफ़ी आगे। मैं उतनी आगे आ चुकी हूँ जितने आगे का रास्ता मुझे पता भी नहीं था एक टाइम कि यहाँ से कहाँ जाना है। आई रिमेंबर अभी जैसे आई एम वर्किंग विद अ शो, है ना, एज अ डायलॉग राइटर, कैंपस बीट्स, अमेजॉन मिनी का शो है ये। एंड इसके जो लीड है वो शांतनु महेश्वरी है। तो आई रिमेंबर कि जब मैं बच्ची थी ना, आई वॉज इन स्कूल, तो एक शो आता था स्टार वन पे, T3,
दिल दोस्ती डांस, है ना, और उसमें भी शांतनु महेश्वरी आता था स्वयं बन के, सेकंड लीड था वो उस टाइम पे, और मैं उन्हें देखती थी, बोलती वाह ये लड़का कितना सुंदर है, क्या बढ़िया डांस करता है ना। मैं टीवी पे देख रही होती थी उनको, है ना, और मैं खुश हो जाती थी कि क्या बढ़िया शो है। एंड अभी आई एम वर्किंग विद हिम, है ना। तो और जो ये दोनों शोज हैं D3 और कैंपस बीट्स, ये सेम टीम ने बनाया है, सेम इंसान ने बनाया, पलकी मल्होत्रा। उन्होंने D3 भी बनाया था, उन्होंने CB भी बना रही है। तो इट्स लाइक कि एक टाइम पे जिस शो को मैं टीवी पे देखती थी, अब मैं उन्हीं सेम लोगों के साथ काम कर रही हूँ। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे। तो जो सपने हम बचपन में देखा करते हो वो अभी हम जी रहे हैं ना। सब ये तो मेरे सपने भी नहीं थे सपना यार, नहीं थे। एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वर्क इन द इंडस्ट्री, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था चुपचाप कॉर्पोरेट जॉब करूंगी, बीच में ओपन माइक्स में जाऊंगी सैटरडे संडे को, और लाइफ ऐसे ही चलेगी। आई नेवर थॉट कि मेरी लाइफ ऐसे चलेगी, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट जैसी चल रही है अभी। तो आप बेसिकली दिल्ली से हो, राइट? यस हाँ, तो मुंबई में आप कब आए? यार, मुंबई में मैं 2018 21 अगस्त को आई। ओके। तो फिर कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मुंबई शहर से डिसअपॉइंट मिला कि नहीं मिला, मतलब कैसा रहा आपका? मुंबई शहर, मुझे ऐसा लगता है मुंबई शहर 4 साल के उस जिद्दी बच्चे की तरह है जो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है, जिसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए। वो बच्चे नहीं होते जो टीम जाके फैल जाते हैं कि ये चाहिए। मुंबई बिल्कुल वैसा है। मुंबई को जब तुम अपने पास बुलाते हो, प्यार करना चाहते हो, तब नहीं आएगा, और तब जब नहीं तुम आएगा। उसको अटेंशन देना बंद कर दोगे ना, तब उसको सडनली लगेगा मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, अब दे दो मुझे अटेंशन। जैसे आई रिमेम्बर, मैं मुंबई, मेरा था नहीं ऐसा कि ओ मुझे मुंबई ही जाना है, कभी भी नहीं था। इट वॉज एन एक्सीडेंट कि मुझे TVF में जॉब मिली, और मुझे TVF की उसी कंपनी में, गलियापा में जॉब मिली जो मुंबई में है। वरना मैंने अप्लाई तो टाइमलाइनर्स के लिए किया था, मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे जॉब मुंबई में मिली, है ना। तो दिस इज़ हाउ आई केम हियर। उसके बाद जब मैं एक्चुअली में यहाँ पे आना चाहती थी, कोविड आया, मुझे वापस शिफ्ट होना पड़ा दिल्ली, और मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मुझे मोस्टली काम अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से मिलते हैं। कोविड के टाइम पे तो लोग इन हाउस राइटर्स को भी फायर कर, तो मेरे पास काम था नहीं। ओके। एंड आई वाज ट्राइंग सो हार्ड कि मैं किसी तरह मुंबई वापस आ पाऊँ, क्या मैं मुंबई वापस आ सकती हूँ। मिल सकते हो। तो मैं हर जगह अप्लाई कर रही थी, जो काम मुझे अच्छा नहीं भी लगता ना, मैं उसमें भी अप्लाई कर रही थी, क्योंकि मुझे इस शहर में वापस आना था। ओके। मैं बस किसी भी तरीके से आना चाहती थी। तो मैंने एक एड एजेंसी में अप्लाई किया, एंड मिल भी गई जॉब, मतलब मैं ठीक ठाक लिख लेती हूँ, है ना। फिर मैं एड एजेंसी में आई, चेंबूर में था वो ऑफिस। एंड जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो वही चीज़ है जो मैं कॉर्पोरेट में छोड़ के आई हूँ। क्यूबिकल्स बने हुए हैं, लोग अपना अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं, मेरे पास अलग अलग ब्रांड आते थे, और मुझे उनके लिए रील्स लिख रही होती थी। लेकिन द थिंग इज, मैं रील्स में भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकती थी, बस स्टोरी टेलिंग नहीं दिखा सकती। एक इन्फ्लुएंसर रहेगा, वो बस इस प्रोडक्ट के फायदे बताएगा, 5% ऑफ, फिर ले लो, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ले लो ये फला फला एक्स क्रीम, वेरी नाइस, है ना। लेकिन द थिंग इज, मुझे फन नहीं आ रहा था। मैं 2 दिन ऑफिस में गई, तीसरे दिन आई रियलाइज़ कि ये तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तीसरे दिन मैं गई, मैंने रिज़ाइन दिया, मैं अपनी HR के पास गई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि सुनो रोही, मैं जा रही हूँ। मैं जाने लगी, उसने वापस आया तो कहाँ जा रही हूँ? मैं बोला, नहीं मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बात हो गई है। बोलती ओह अच्छा तुम जा रही हो। तो उसका भी वैसे ना, क्योंकि HR के ऊपर भी तो काम पड़ेगा कि उसने मुझे ढूंढा, अब वो किसी और को ढूंढेगी मेरी रिप्लेसमेंट, है ना। तो इस तरीके से काम चलेगा ना। तो मैं वहाँ से निकल गई, चेंबूर में ऑफिस था, मैं रोज़ जाती थी, 2 दिन से तो ट्रैवल करके ही जा रही थी, कि पहले वर्सोवा मेट्रो स्टेशन से घाटकोपर, फिर घाटकोपर से ऑटो। ओके। अभी मैं नीचे उतरी हूँ, ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे से मैंने ऑटो रुकवाया, उनसे बोला वर्सोवा चलोगे, है ना। मुझे पता लंबा रास्ता है, मुझे पता ट्रेन जल्दी पहुँचा सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग इतना ज़्यादा उड़ा हुआ था ना उस टाइम पे, मुझे गुस्सा आ रहा था भाई, और मुझे पता भी नहीं मुझे किस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं फाइनली सेट हो पाऊंगी मुंबई में, एंड मेरी उम्मीद टूट रही थी। और जब उम्मीद टूटती है ना, तो 2 ही एक्सप्रेशन आते हैं, एक तो गुस्सा आता है और एक दुख। तो दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था और गुस्सा और भी ज़्यादा आ रहा था। मैंने ऑटो किया, और मैं ऑटो से अपना सर बाहर निकाल के ऐसे शहर के ऊपर बरस रही हूँ लिटरली, कि मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ पे रहने के लिए, मैंने इतनी कोशिश कर ली, इतना प्रयास कर लिया, तुमको नहीं रखना तो तुम्हें बुलाया क्यों था? क्योंकि मैं तो नहीं आना चाहती थी ना, मेरा तो नहीं था मुंबई आने का। यू कॉल्ड मी यार, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम मुझे ध्यान से रखो, लेकिन नहीं रखना ना तुम्हें। तो मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली है,
अब नहीं हो रही मुझसे कोशिश, अब मैं नहीं करूँगी, अब मैं जा रही हूँ। एंड आई मेड अप माई माइंड कि मैं घर जाऊँगी, अपने दोस्तों के घर जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं दिल्ली की टिकट कराऊँगी और मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। ख़त्म बात, अब मुझे ट्राई ही नहीं करना। जब तक तुम मुझे नहीं बुलाती मैं नहीं आऊँगी। भाई एक टाइम पे सबका होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसे बरस रही हूँ, है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है ऑटो वाले अंकल को लग रहा होगा कि मैं पागल वागल हूँ। जैसे कि मैं अपने आप से बोल रही थी, मैं ऐसे बरस रही हूँ, है ना, और मैं वर्सोवा पहुंची हूँ। सुबह ऐसे, है ना, मैं रो भी रही हूँ भाई, मैं गुस्से में हूँ, मैं रो रही हूँ और मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास वापस, अब तुम बुलाओगे तब आऊँगी, मुझे नहीं रुकना इस शहर में, है ना। और मैं वापस पहुंची हूँ, मैं भैया को पैसे वैसे दिए, मैं नीचे उतरी हूँ, मैं घर ही जा रही हूँ। मैं ऊपर चढ़ ही रही थी कि तभी ना मेरे पास एक कॉल आया अननोन नंबर से। मैंने फ़ोन उठाया एंड देयर वाज दिस गर्ल, हर नेम इज श्रुति। श्रुति कॉल मी, श्रुति सेड हाय, एम आई टॉकिंग टू श्वेता? या, दिस इज श्वेता। श्वेता, मुझे आपका रिकमेंडेशन मिला है कहीं से एंड वी आर लुकिंग फॉर राइटर्स फॉर वेब सीरीज, तो आप क्या 4 बजे आके मिल सकते हो? और मैं कह रही हूँ श्रुति मैं अभी आ जाऊँगी, आप मुझे बताओ। तो उसने कहा नहीं नहीं आप 4 बजे आओ। तो मैं 4 बजे गई, मैं राइटर से मिली, है ना, एंड आई फाइनली गॉट अ शो। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, उन्होंने मुझसे पूछा क्या करती हो, मैं शोज़ बताए, मैंने मूवीज़ बताए, मैंने ये बताया कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया, मैं पोइम्स भी लिखती हूँ, स्टेज परफॉर्मर हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक पोइम सुनी, है ना, एंड ही हायर्ड मी ऑन द बेसिस ऑफ अ पोएम। तो बाद में मैंने बहुत बाद में उनसे पूछा, उनको मैंने 4 महीने असिस्ट किया, फिर मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे हायर क्यों किया था। तो सर ने मुझसे बोला कि श्वेता यू हैव अ पोएटिक सेंस इन यू। जब मूवी राइटर्स सिर्फ मूवी लिखते हैं तो वो पोएटिक सेंस लूज कर देते हैं, बट यू स्टिल हैव इट इन यू बिकॉज यू राइट पोएम्स ऑल्सो, एंड आई वॉन्टेड टू हैव दैट पोएटिक सेंस इन माई स्क्रिप्ट एंड दैट इज़ वाई। तो तब मुझे पता चला कि दिस इज हाउ। और मैं नीचे उतर रही हूँ, जैसे मुझे जॉब मिली उन्होंने बोला कल से ज्वाइनिंग है, मैं कहा डन, कल से आ जाऊँगी। मैं नीचे उतर रही हूँ और मैं वापस शहर को देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया था मैंने, ध्यान तो रखती हो आप, थोड़ा लेट ही सही मतलब ये तो सही। पर मुझे लगता है मुंबई शहर मतलब ऐसे सब बोलते हैं कि मुंबई सिटी सबको अपनाती, सबको जगह देती। हाँ तो पर ये आजमाती बहुत है, बहुत ज़्यादा, मतलब ना जैसे आपने बोला कि एक मैक्स लेवल तक हाँ लाके रखती है आपको कि नहीं भैया अभी तो रोएगा, बहुत गालियाँ देगा मुंबई सिटी को। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मतलब मैं जब 2021 में आई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई घर से मैं कभी बाहर नहीं गई। होम सिकनेस। हाँ, और एजुकेशन के लिए मैं जब बाहर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा मेरे से, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो पाएगा। जैसे कैंपस प्लेसमेंट होते ना हमारे यहाँ पे, तो वैसा ही मेरा ही सेम सिनेरियो था। प्लेसमेंट में ना हो ही नहीं रहा था मेरा, मतलब सबके हो रहे, मुझे लग रहा मेरा क्यों नहीं हो रहा है भाई, मैं भी तो सेम ही एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो लिटरली घर पे ऐसे कॉल करके मैं ना बात करती थी मम्मी से कि भाई मम्मी नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा क्योंकि ना हम थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो अभी भी लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ बंदी तो मुंबई सिटी घूमने ही गई होगी, पढ़ाई थोड़ी ही करती होगी, और करेगी तो क्या ही करेगी, पढ़ लेगी वो घर पे आ जाएगी और फिर तो क्या शादी, नो ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे वो ऐसा बुरा लगता था। मेरे रिलेटिव्स मुझे पूछते थे कि तू तो क्या अभी पढ़ के आएगी रिटर्न, तू तो क्या ही करेगी। तो मुझे लगता था कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, अभी इतने दूर मुंबई आए तो समहाउ मिलना चाहिए। और वो खबर भी तो फैल जाती है कि लड़की को मुंबई की हवा लग गई है। हाँ ये हवा लग गई क्या होता है मतलब तुम्हें पता भी नहीं है, बच्चे कितनी मेहनत करना चाहिए। कितना शोर है इस शहर में, घर की याद आती है, माँ की याद आती है, खाना खुद बनाना पड़ता है, एवरीथिंग यू हैव टू डू योर ओन। और फिर भी लोगों को जब लगता है ना कि तुम बस जा रहे हो और मजे कर रहे हो। हाँ, मेरी मम्मी मुझसे पूछती तू नशे तो नहीं करती? अरे टाइम कहाँ है नशा करने का भाई, भाई हमको सोने को टाइम मिलता है वो भी बड़ी बात है। ये करने हैं, तुम कहाँ नशे पे अटके हो? है ना, लोग टॉन्ट भी बहुत मारते हैं ना रिलेटिव समथिंग, बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम मेरी उतनी एज हो चुकी है कि जितनी एज में एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो मेरे घर रिश्ते विश्ते आने शुरू हो गए हैं, है ना। एंड द थिंग इज कि इंडस्ट्री टाइम तो लेती है, अपने आप को प्रूव करना है, तुमको कुछ भी करना है, वक्त टाइम लगेगा, है ना। सही बात है। तो वो होता है कि अरे अगर कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे तो वापस बुला लो। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है क्या होता है, सही बात है ना। तुम या तो आओ यहाँ, देखो कि एक इंसान एक दिन में क्या क्या चीजें क्या क्या करता है ना। जब एक स्क्रिप्ट रिजेक्ट होती है ना तो दिल टूटता है, क्योंकि उस स्क्रिप्ट को लिखने में 1 महीना 2 महीना कभी कभी 1 साल एक साल हो जाता और सडनली किसी ने बस
ऐसे रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि किसी और का ऐसा ही एक आइडिया बन चुका है या बन रहा है या प्रोडक्शन में है। लोग कभी ना मतलब ओनली बोलते कि इसका नहीं हो रहा है, बट ये सामने वाला कितना एफर्ट्स कर रहा है वो कोई नहीं देखता। एग्जैक्टली कोई नहीं देखता। बट द थिंग इज वही है ना कि देखो, एक टाइम के बाद हर चीज का घड़ा भर जाता है। तो कर्म का घड़ा भी भरता ही है। तो जब वो कर्म का घड़ा भरता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब सोना निकल। ओके, तो अभी प्यार मोहब्बत पे बातें तो हो गई अपनी, तो अभी थोड़ा ब्रेकअप वाले फेज पे आते हैं हम। बिल्कुल। सो सबका दिल कभी ना कभी टूटता है, नॉट नेसेसरी इन रिलेशनशिप, बट कभी ना कभी तो टूटता है। सो जब आपका दिल टूटा तो आपने लाइफ से क्या सीखा? यार पहले तो बहुत गुस्सा आता है ना आज ज्यादा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि बढ़िया लड़की तो हूँ, क्या अगर कमी मैं है अच्छी लड़की नहीं हूँ तो मेरे साथ थे ही क्यों पहले, थे और अगर थे तो अब मैं सडनली कम अच्छी लड़की कैसे हो गई, है कैसे ना? हो गए यार? कि हम तो सही थे ना साथ सही में, थे। कहाँ दिक्कत हो गई? तो बहुत गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो चीज़ें भी वैसे निकलती है, जैसे कि नए लिखा था कि बेईमानी से कितना वफादार निकला, न सोचा तो जैसा मेरा यार निकला, ये झूठी सी कस्में ये वादे तो सही है, मगर तुम मोहब्बत में गद्दार निकला। वाह सही है। तो इस तरह की चीजें निकलती थी यार, जैसे कि इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कहा यार मतलब मुझे लग रहा था ये पी के यार इससे ज्यादा दुख क्या ही होगा। क्या ही होगा। और कभी कभी जब तुम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि इमोशनल पेन का फिजिकल पेन में बदल जाता है हाँ ना? तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कैसे कैसे धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, कि तुम खुश नहीं रहते। तुम भूल जाते हो कि ओके, जब मैं खुश रहती थी तो मैं कैसी लगती थी, जैसे लगती थी। भूल ही गए हो तुम वो फेस खुशी वाला। तुम अपने बेड से नहीं उठ पा रहे हो, तुम्हें बेड से नहीं मेहनत उठ पा- करनी पड़ रही है बेड से उठने के लिए। हाँ। काम तो खैर दूसरी बात है, बाद में ही करूंगी, बट वो बेड से ही नहीं उठा जा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज एक इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। और पता है वो दिल टूटने का रिजेक्शन और दिल टूटने का गम अलग होता है, और एक दूसरा गम ये भी होता है रिजेक्शन का, रिजेक्शन कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। गुड इनफ, सेल्फ डाउट आते तब इंसान को, बहुत right? ज्यादा बहुत कि शायद ना मैं अगर ऐसी नहीं ऐसी होती, शायद मैं थोड़ी गोरी होती, शायद मैं हाँ। थोड़ी लंबी होती, शायद मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ हाँ। इसलिए ये हो रहा है ना, शायद मैं ज्यादा बात करती हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, शायद मैं थोड़ी क्लमजी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं ये सब नहीं होती तो शायद वो अभी भी मेरे साथ होता, है ना? शायद मैं थोड़ी सी और फेमस होती बाकी लोगों की तरह, तो शायद तो शायद ऐसा ऐसा होता, है ना? तुम तो हजार शायद चीजें कहीं ना कहीं वो रह ही जाता है ना, हमेशा तुम अपने आप को वो करने ब्लेम करने लगते ब्लेम हो करने कि लगते हो। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट भी थोड़ा ये हो जाता है सब ना। खत्म हो जाता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब नीचे चली जाती है, और तुम खुद को दुख देने लगते हो, खुद को ब्लेम करने लगते हो, खुद की गलतियां निकालने लगते हो, जबकि तुम बाद में रियलाइज करते हो कि सामने वाला भी थोड़ा रेड फ्लैग तो था ही, हाय पूरा ग्रीनरी की दुकान तो वो भी नहीं था, है ना? तो तब तो ऐसे आता है कि तुझसे धोखा खाने वाले, तुझसे धोखा खाने वाले यार जहर भी पी सकते हैं, वाह तुझसे धोखा खाने वाले यार जहर भी पी सकते हैं, तू बिछड़ा तो पता चला है इश्क बिना भी जी सकते हैं। सही है। तो तब ये सारी चीजें निकल के आती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ ही रियलाइज की ठीक है यार, गलती हमेशा एक ही होती नहीं, गलती हमेशा दोनों की होती है। यू वर मोर इन लव, ही वाज नॉट, एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन। इट्स वो रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी अहमियत होती है। बहुत ज्यादा। और जब भी हमारा दिल टूटता है ना, मतलब अभी 2 पर्सन रिश्ते में, तो जो एक पर्सन होता है ना वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है, तो और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम 0 पे चला जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसको लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा कर लूँ तो रिश्ता बच जाए, कुछ ऐसा कर लूँ तो somehow वो बॉन्ड बच जाए। यार कैसा होता है? मैंने तो ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो जानती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको चीट किया है, फिर भी रहने के लिए तैयार है, फिर भी कन्फ्रंट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जिस दिन वो कन्फ्रंट कर लेगी सामने वाले को गिल्टी फील होगा और ये खत्म हो जाएगा। तो अभी भी सब जानते हुए चुपचाप चला रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आदमी मेरी लाइफ से चला गया तो इसके बाद करूंगी क्या, मैं कैसे चलेगी जिंदगी। कभी कभी हम बहुत नीडी भी हो जाते हैं ना लोग की, तो मतलब हमको पता होता है कि रेड फ्लैग है, फिर भी हम रहते हैं उधर। आदत है ना, आदत हो जाती है ना किसी की। अब किसी को तुम रोज कॉल कर रहे हो, सबसे पहले उसको बता रहे हो तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। अब सडनली तुम्हारे पास वो बात बताने के लिए कोई नहीं है, वो कान नहीं है, तो तुम अब कॉल किसको करोगे? और जब वो कॉल करने के लिए कोई नहीं है तो फील होगा खालीपन, लोनलीनेस। खालीपन फील होगा, तो वो फिर दरवाजा खुल जाता है नई तन्हाइयों की तरफ तुम्हारा। कभी कभी रिश्ते में लोग ना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो भी नहीं समझ पाते। ईगो की वजह से बहुत सारे लोग रिश्ता तोड़ भी देते हैं
पर मुझे लगता है कि जब ईगो, जहाँ पे बॉन्ड तुम्हारा प्योर है, लग रहा है कि नहीं भाई कनेक्शन सही है, हाँ तो वहां पे मत ईगो दिखाओ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो समथिंग। लेकिन द थिंग इज कि ये समझदारी अगर होती तो फिर ईगो बीच में आती ही नहीं ना कभी भी। ईगो तभी बीच में आती है ना जब ये समझदारी नहीं होती है उन लोगों के अंदर। बट पता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है तुमको पता चलता है कि अच्छा ही हुआ ये नहीं चला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें सामने वाले से नफरत है, सामने वाला अच्छा ही था, तुम भी अच्छे ही थे। इट जस्ट दैट कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अच्छे लोग एक साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं, हो सकता है लेकिन वो अलग अलग गुजार पाए, अलग अलग। है ना। तो इट्स फाइन। जैसे दिस गाय वाज रियली नाइस, मैं अभी भी उसकी बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत अभी भी बढ़िया। कांटेक्ट में हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया इंसान है। अच्छा बहुत टाइम तक नहीं थी, है ना, बात ही नहीं की थी, नहीं 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 खराब, लेकिन फिर टाइम के साथ ये रियलाइज कि ठीक है ना यार, तुम दोनों एक दूसरे की मर्जी से, एक दूसरे की रजामंदी से प्रेम में थे, है ना। अब जब वन फेल आउट ऑफ लव तो उसकी चॉइस है ना, तुम फोर्स तो कर नहीं सकते। तो शबीना दीप जी की ना एक बहुत अच्छी गजल है इसके ऊपर कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, मिले कि बिछड़े मगर तुम्ही से गिला करेंगे ये तय हुआ था, और जहाँ मुकद्दर मिलाएगा वही मिलेंगे ये शर्त कैसी, जहाँ मुकद्दर मिलाएगा वही मिलेंगे ये शर्त कैसी, जहाँ हमेशा मिले थे हम तुम वही मिलेंगे ये तय हुआ था। तो एक वक्त के बाद मुझे लगता है कि तो भूल जाते किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस जिंदगी जीने के तरीके बदल जाते हैं हमारे, नहीं? बिल्कुल। सो हमें ब्रेकअप पे, मतलब जब ब्रेकअप होता है तो वो फेज में खुद को कैसे बाहर निकाले ना, समथिंग सबके अलग कैसे हुए? सबके अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे दोस्त ना लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं और तुमको डूबने से हमेशा बचा लेते हैं। मेरे हैं 2-3 बहुत अच्छे दोस्त, तो अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि यार इट्स अ फेज, जैसे कि जब हम खुश होते हैं, जब हम खुशी को उसके एक्सट्रीम पे फील करना चाहते हैं, हाँ खुश रहना चाहता हूँ, तो जब दुख आ रहा है तो हम दुख को ऐसे हटा क्यों रहे हैं कि नहीं फील करना। इट्स अ प्रोसेस ना, तुम दुख फील किए बिना सुख फील कर ही नहीं सकते। जो हीलिंग है वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। पहले तुम डिनाइल में होगे कि नहीं हुआ ही नहीं है, मैं तो कुछ, जैसे कि मैं डिनाइल में थी, मुझे लगा हाँ, मैं तो दुखी रह ही नहीं सकती तो मैंने अपने आप को बिजी कर लिया था भाई। मैं 3 घंटे सोती थी पूरे दिन में, और मैं पूरे दिन काम करती थी, मैं पूरी रात काम करती थी, मैं एक एक दिन में 2-2 3-3 माइक्स कर रही थी। मैंने 3 प्रोजेक्ट उठा रखे थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बिजी रहूंगी काम में तो अगर मैं इसके बारे में सोचूंगी नहीं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मैं फील ही नहीं करूंगी। लेकिन ये सब ना पाइल अप हो जाता है, दुख ना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर ना तुम्हारी बॉडी तुमको इंडिकेशन देना शुरू कर देती है, साइन देना शुरू कर देती है, आते ना इमोशन, सुनो तुम दुखी हो एंड इट्स टाइम कि तुम उसको फील करो, नहीं तो ये भर जाएगा और फिर फटेगा किसी दिन। तो फिर ना जैसे कि हल्के से चक्कर आ गए, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तुम एक पार्टी में हो, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब ठीक है, कुछ खराबी नहीं चल रही लाइफ में अभी, लेकिन फिर भी तुम नहीं एंजॉय कर पा रहे। तुम एक पार्टी में रह के भी पार्टी का हिस्सा नहीं हो, ऊपर से उसको देख रहे हो। ऐसा होता है कई बार सुपरफिशियली जस्ट एग्जैक्टली कि तुम बस उसको ऊपर से देख रहे हो, तुम लोग वो देख रहे हो, वो नाच रहे हैं, है ना, दारू पी रहे हैं, कुछ और ही चल रहा है, डांस कर रहे हैं, लेकिन तुम बस उनको देख रहे हो, तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हील करना है ब्रेकअप से या किसी भी चीज़ से, तो पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि नहीं है वो इंसान, नहीं हो और वो शायद वापस नहीं आए। तो जब तुम ये एक्सेप्ट करते हो ना कि वापस नहीं आएगा, तो पहले तो बहुत सारा रोना आएगा, तो रो ना, निकलने दो आंसू, किस लिए। तुम हंसते हो तो खुल के हंसना चाहते हो ना, तो खुल के हंसने के लिए खुल के रोना ज़रूरी है। पहले तुम बहुत रोगे, फिर तुम एनालाइज करोगे गलती अपनी, खुद को ब्लेम करोगे, एंड देन धीरे धीरे जब तुम ऑब्जेक्टिफाई, तुम चीज़ों को तभी कर पाते हो, अच्छे से तभी देख पाते हो जब तुम चीज़ों को दूर से देखते हो। जब चीज़ें यहाँ पे होती है ना तो धुंधली दिखाई देती है, जब चीज़ें दूर जाती है तो क्लियर दिखाई देती है। जब वो इंसान तुम्हारे यहाँ पे था ना तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब वो दूर जा रहा है ना तो तुमको दिखाई देगा गलती सिर्फ तुम्हारी थी ही नहीं, गलती दोनों की होती है। मुझे लगता है कि जिंदगी में ना किसी भी रिश्ते में कि अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा देना चाहिए और वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो कम कर देना चाहिए, थोड़ी तकलीफ भी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब लोग ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हाँ भाई चीट हुआ है हमारे साथ, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हाँ जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होते हो, एंड देन चीज़ें आसान हो जाती
तो जब आपका दिल टूटा, आप इसे फेस से गए, तो आप कैसे निकले बाहर? यार मैं तो बहुत ही ज्यादा, मेरे को तो लगता था ओ माय गॉड जिंदगी खत्म। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बिल्कुल एकदम ऐसे मटकी फूट गई, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं लगा। क्योंकि यार मेरा वैसा, क्योंकि मैं बताया ना हम कभी प्लान बना के नहीं मिलते थे, टकरा तो जाते। मुझे लग रहा था हमारा प्यार तो कुदरती है। ओ हो लैला बस में बिलीव करते हो आप? बिल्कुल बहुत ज्यादा। सेम। यार मेरा काम ही सारा कुदरत कराती है, मैं कैसे बिलीव ना करूं। ओके ओके। मेरा सारा काम कुदरत कराती है, मेरे ख्याल से मैं तो कुछ नहीं करती। एंड टाइम पे जैसे कि जब मैं कुएं में गिरने वाली हूँ ना, तो जो एक हाथ आया है वो हाथ नहीं था, वो किसी पेड़ की शाखा थी जिसने मुझे हमेशा बचाया है। तो मैं कैसे कुदरत पे बिलीव ना करूँ। तो मैं तो हमेशा करती हूँ डेस्टिनी पे, इत्तेफाक पे, इत्तेफाक पे। क्योंकि मेरे साथ होते बहुत है, बहुत होते हैं भाई। एक दो बार चलो, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 36 बार हो रहे हैं, तो फिर तो बिलीव करना तो करना पड़ेगा ना। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ज्यादा फिल्मी हूँ इसलिए ये सब हो मैं रहा है। बातें करती हूँ, मेरे साथ होता है। लेकिन अब तो मैं नहीं हूँ ज्यादा फिल्मी, क्योंकि लाइफ तुमको मैच्योर बना देती है। लेकिन वो छोटी छोटी चीजें मुझे अभी भी दिखाई देती है, जो इस वजह से हो गई, जो ऐसे हो गई, जो नहीं होनी थी बट हो गई। पता नहीं कैसे एंड टाइम पे, है ना, एंड टाइम पे काम बन जाते हैं, कभी कभी एंड टाइम पे काम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एकदम मजा आते हो। उसके साथ मेरा मिलना हमेशा इत्तेफाक रहा है। तो मुझे लगता है ना कि हमें तो यूनिवर्स ये तो चलेगा ही चलेगा। तो एंड में भी जब भी ब्रोकअप, तब भी मुझे यही लग रहा था कि 6-7 महीने में वापस हो जाएगा, वापस पैचअप हो जाएगा, हमेशा हो जाता है। मैं अपना काम करती हूँ, अपना काम करे। फिर आफ्टर अ व्हाइल व्हेन आई गॉट टू नो दैट ही फाउंड समबडी एल्स, तब टूटा मेरा दिल। तब मुझे लगा कि यार मेरा भरोसा उठ गया था एकदम से, क्योंकि ये तो बहुत शिद्दत से, बहुत सच्चाई से मैंने मांगा था। तो ये नहीं मिला तो क्या ही होगा। फिर तो क्या ही फायदा बाकी चीजें मांगने का। तो मुझे तो बाकी तब चीजें गुस्सा आया? तभी बहुत गुस्सा आया, ऊपर वाले से लड़े आप? बहुत ज्यादा लड़ी मैं। तभी तो ये लिखा था कि या तो दिखावा है तेरी, है नफरत याद देने वाला, ये सच्चा नहीं है ना। मतलब मैंने बोल दिया कि तुम हो ही नहीं। लेकिन द थिंग इज कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन अगेन, है ना। तो अगर तुमको कोई चीज नहीं मिली तो या तो तुम्हारे हिस्से की थी नहीं, या तो वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी लॉन्ग टर्म, इसीलिए तुमको नहीं मिली। अब आई कैन सी इट। तो गुस्सा आया, रोई, फिर एक्सेप्टेंस आया। खुद को बिजी रखा है मैंने बहुत टाइम तक, ताकि मैं फील ना करूं। लेकिन दुख एक वक्त के बाद फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन इट्स अ प्रोसेस। तुम धीरे धीरे हील करते हो, अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू करते हो, एंड देन यू आर अगेन योर सब बेटर वर्जन ऑफ यू। बेटर वर्जन ऑफ यू। तो अभी दिल टूटने के बाद अभी प्यार पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल है यार, प्यार मुझे प्रेम से प्रेम है। कुछ लोगों का भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल उठ जाता है। मतलब मैं अभी एक शो में गई थी, कौन से, तो उस लड़के का ना, आई डोंट नो, 10 साल से दे आर इन रिलेशनशिप। बट जब बंदे ने वो शादी की बात की घर पे, तो घर वालों को भी पता था, बट पता नहीं बंदी ने डिनाई कर दिया। एंड ही वाज लाइक कि भाई, वो उसने शायरी भी ऐसी पढ़ी ना उस शो पे। मैं सोच रही होती कि ना, कभी कभी हम सोचते कि यार हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर हम कभी कभी लोगों को देखते हैं ना कि नहीं भाई, हमसे ज्यादा बुरा तो लोगों के, हमारा दर्द उनके सामने कुछ नहीं है। फील होता है एक्चुअली में। बट मुझे ऐसे ऐसे इंसान से प्रेम वाली चीज़ नहीं है, मुझे प्रेम से प्रेम है। ओके। मैं बचपन से जो मूवीज देखी हैं, जो गाने सुने हैं, जो कहानियां पढ़ी, जो नॉवेल्स पढ़ी है, सब में प्रेम रहा है। तो मुझे ना वो जो फीलिंग है ना, व्हेन यू फील लव्ड, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए मुझे किसी इंसान से प्रेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर मैं कोई नॉवेल पढ़ूंगी और उसमें कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं फील करने लगूंगी कि यार ये, यार दुनिया कितनी अच्छी है यार। तो मुझे मुझे प्रेम से प्रेम है, इंस्टेड ऑफ कि मुझे किसी इंसान से प्रेम है। तो जब तुम्हें प्रेम से प्रेम होता है, तो प्रेम से भरोसा उठता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो चीज़ आप कह रहे हो, मेरे ख्याल में वक्त इंसान को बदलता भी है ना, सर्कमस्टांसेस इंसान को बदलते हैं, तो वो डिसाइड करता है रैशनली कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। तो जब ये वाली सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा भी होता है कि 10 साल के बाद इंसान डिनाई कर दे कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं कर रहे। ऐसा भी होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लव इज दैट यू डू नॉट गेट टू डिसाइड इफ यू वांट इट और नॉट। तुम्हें प्रेम होना होगा, तुमको प्रेम हो जाएगा। वो प्यार सोच तुम समझ कर कितनी करने भी वाली कोशिश चीज कर नहीं लो, है शायद। तुम रोक ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस लड़के की आप बात कर रहे हो, जब भी उसकी लाइफ में प्रेम आना होगा ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले कि ना हो जाए, हो ही जाएगा। और मुझे पूछना था कि जब रिश्ता हमारा टूटता है, तो ना कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव वाले जो होता है ना, हम छोड़ देते, खुद को प्यार ही नहीं कर पाते।
तो खुद को शीशे में नहीं देख पाते, जैसे आपने बोला कि बेड से नहीं उठ पाते हम, तो सेल्फ लव मतलब कैसे करें आफ्टर दिस यार मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव ना एक प्रैक्टिस है, Okay. वो तुम एकदम से खुद की फेवरेट नहीं बन जाते। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो एज आई टोल्ड यू कि पहले सेल्फ डाउट आते हैं, तुम सारी गलतियां खुद की निकालते हो कि अगर मैं ये करती, मैं ऐसी होती तो ये सब नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना, तो तुम दो चीज़ों पे काम करते हो। एक तो एक्सेप्टेंस, खुद की एक्सेप्टेंस। अब जैसे कि मेरी हाइट है 4'7", और मान लो जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उसको लंबी लड़कियां पसंद, बट अगर मैं खुश हूँ मेरी 4'7" हाइट में, मैं क्या करूँ? अब तुमको लंबी है, वो तुम्हारी choice दिक्कत है, मेरी तो नहीं है वो दिक्कत। मैं तो 4'7" ही रहूंगी ना, इस चीज़ पे तो मैं काम कर ही नहीं सकती, सही है बात। ना। तो जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो द वे यू आर, अपनी खुद की बॉडी में कंफर्टेबल हो जाते हो, अपनी खुद की पर्सनालिटी में कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर इस बात से फ़र्क पड़ना कम हो जाता है कि कोई और तुमको इस पर्सनालिटी में, इस बॉडी में पसंद करता है। करेगा क्या? तुम खुद को पसंद करते हो ना, तो सामने वाले को तुम अपने आप पसंद आने लगते हो। क्योंकि देखो, तुम सामने वाले को वही चीज़ दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास सेल्फ डाउट है ना, तो तुम सामने वालों को भी सेल्फ डाउट ही दोगे। तो वे राइट। तुम्हारे पास प्यार है तभी तुम सामने वाले को प्यार कर सकते हो। तो किसी और को प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद को पहले प्यार करो। तो पहले आती है एक्सेप्टेंस अपने खुद के लिए कि मैं ऐसी हूँ यार, यही है, जिसे ऐसे ही मैं बात, जिसे चाहिए वो ऐसे एक्सेप्ट करे। यही मेरी आंखें, यही मेरी नाक, यही मेरे बाल, यही मेरी हाइट ना, यही सही। मेरा रंग। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद तुम खुद के बेटर वर्जन पे काम करते हो कि और क्या क्या चीज़ है जहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, है ना। कि अगर मैं, जैसे मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ख़राब है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ दिनों से कि मैं उसको ठीक कर लूँ, अगर मैं कर पाऊँ तो तुम कोशिश करते हो कि जो तुम थे, तुम वक्त के साथ अपने खुद की ही बेटर वर्जन बनो। कि मैं श्वेता हूँ, बट अगर एक आइडियल श्वेता होती तो वो तो कैसे क्या होती? कैसे होते? तो फिर मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वो, और बट ये एक लंबी जर्नी है, लंबा सफ़र है, धीरे 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 से होगा, है। वो अचानक से नहीं आएगा। हाँ, और मेरा एक लास्ट था, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन है और एक खुद भी रिलेट किया है कि पता नहीं हमारे दिल ना कभी कभी किसी अजीब हरकतें करता है, मतलब जिसने जख्म दिए हैं कई, उसी के ही सीने से लगकर रोना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब तुम्हें चोट पहुंचाने वाला इंसान हाँ, तुम्हें छुपाता है ना, तो तुम्हें अंदर से एक सेटिस्फैक्शन satisfaction। है ना, कि अगर ये सॉरी नहीं भी बोल रहा है तो भी जो मुझे छुपाने वाला आदमी है वो तो यही है। तो बेसिकली ना कहीं वो एक भावना है, क्योंकि अगर वो तुमको छुपाएगा नहीं ना, सिर्फ चोट दे के चला छोड़ दे जाएगा। के चला जाएगा। एंड द थिंग इज कि तुम्हें चोट वही इंसान पहुंचा सकता है जिससे तुमने कभी प्यार किया। प्यार क्या है? जिससे तुम प्यार नहीं करते, वो तो तुमको, उसके पास पावर ही नहीं है इतनी कि वो तुमको हर्ट कर पाए। सही बात। तो जो लोग तुम्हें हर्ट कर सकते हैं वो वही लोग हैं जो तुम्हारे आसपास है, जिनको तुम प्यार करते हो। तो वो अगर केवल हर्ट करके चला जाएगा ना, तो दिल में मलाल रह जाता है कि मैंने इसको इतना प्यार किया, ये मुझे Yes. प्यार नहीं कर रहा है। प्यार जब वो गले से लग के तुमको छुपा लेता है ना, तो तुम्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, चोट पहुंचाई तो क्या हुआ, प्यार भी तो है। प्यार। तो जब तुम्हें तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते ना, तुम उससे नफरत नहीं करना चाहते, तुम अवॉइड करते हो हर ऐसा सरकमस्टांस, हर ऐसा इंसिडेंट, हर ऐसी घटना जिसमें तुम्हें एक ऐसे इंसान से नफरत हो जिससे तुमने बहुत ज़्यादा प्यार किया। बहुत ज्यादा प्यार। तो तुम उसकी चोट भी नज़रअंदाज करते हो कि हाँ, तू गले लगा के छुपा तो रहा है, तो क्या हुआ, ले ये रही कलाई, घोप दे खंजर। प्यार में अंधे भी तो होते हैं। हम कभी कभी सामने वाले को ज्यादा सुपीरियर मान लेते हैं। सुपीरियर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जब आ जाता है ना, जब हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बड़ा स्पेशल है, बट हमको बाद में रियलाइज होता है कि हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स उसको सुपीरियर बना रहे। एग्जैक्टली। इवन वो नॉर्मल, इवन वो नॉर्मल बना रहे। वो जब तुम दूर से देखते हो ना, तब पता चलता है एवरेज इंसान ही था वो, कोई ऐसे बहुत बढ़िया लड़का बढ़िया नहीं था, इतना भी कोई अच्छा नहीं था, है ना। इससे बढ़िया लोग भी है बाहर है ना। लेकिन द थिंग इज, क्योंकि अब मुझे अखरोट पसंद है तो मुझे अखरोट पसंद है, फिर काजू भी अच्छा है लेकिन मुझे अखरोट पसंद है। फिर थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि ये खाने के बाद आफ्टर टेस्ट इसका थोड़ा कसैला आता है, सही बात। जिसमें मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद था। उस जब रिश्ते से निकल जाते हैं हम, तो हमको पता चलता है कि नहीं यार ये तो नॉर्मल ही था, हमने उसको ना थोड़ा सा अंदर हम सुपर हीरो बना लेते किसी को। क्योंकि हम सामने वाले इंसान से प्यार ही नहीं करते ना, हम प्यार करते हैं उसके वर्जन ऑफ अस से, हाँ हाँ, द आइडिया ऑफ हिम, उससे हम प्यार में बढ़ते हैं। तो आइडिया ऑफ हिम तो ठीक ही था हमारे दिमाग में,
आइडिया फिल्म तो हमने टॉक्सिक नहीं बनाया था ना, नहीं बनाया था, वो तो हमने बिल्कुल परफेक्ट आइडियल आदमी बनाया था, लेकिन हकीकत तो आइडियल हो ही नहीं सकती। Yes. अभी तो मैम तो लास्ट हमारे ऑडियंस को आप क्या बोले, मतलब ना रिलेशनशिप पे कौन सा भी एडवाइस जो आपको लगे, यार या कुछ भी कंक्लूजन समथिंग। वाओ, मुझे ना ऐसी फील आ रही है दैट आई एम अ लव गुरु, दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी वन। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने रेडियो का इंटरव्यू दिया था ना, तो मैंने यही प्लान किया था, अगले 3 साल में तो मैं अपना खुद का मतलब खुद का शो चला रही होंगी और उसकी लव गुरु मैं ही हूँ। लव गुरु श्वेता के साथ आप सुन रहे हैं प्यार भरी मीठी मीठी कहानियाँ। आई एम हैविंग फन। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को प्यार करें, खुद को पसंद करें, खुद को एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर आप खुद को प्यार करते, पसंद करते, एक्सेप्ट करते, तो ही आप दूसरे को कम्प्लीटली प्यार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं होता कि आधा आधा हिस्सा दोनों का। तुम दोनों अपने आप में पूरे पूरे हो, तुम बस हाथ पकड़ के एक रास्ते पे चल रहे हो। सामने वाला नहीं भी होगा तो चलते तुम फिर भी लोगे। थैंक यू श्वेता जी, आप नैरेटिव नोट्स पे चैनल पे आए, थैंक यू वैल्यूएबल फॉर इन्फॉर्मेशन दी हमारी, और आपका इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच शिल्पा, मुझे बहुत मजा आया।